हेलो बच्चों, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ई लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रेणु त्रिपाठी, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज विजयनगर गाजियाबाद में विज्ञान की अध्यापिका हूँ। आज मैं आपको कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास के भाग 2 को पढ़ाऊँगी। विषय वस्तु जान लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे। लक्षण आपको किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। नंबर 2 गुणसूत्र, गुणसूत्र के प्रकार, मानव में लिंग निर्धारण, जाति उद्भव, उत्परिवर्तन, जैव विकास, जीवाश्म, विकास के चरण, जैव विकास के संबंध में डार्विन का सिद्धांत, लैमार्क का उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, मानव का उद्भव एवं विकास। अब हम आते हैं सबसे पहले जैव विकास में कि जैव विकास क्या है, लक्षण आपको किस प्रकार व्यक्त करते हैं। ये सारी चीज़ें जैव विकास के अंतर्गत आती हैं। इसमें कोशिका के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक सूचना स्रोत होता है। यहाँ पर समझिए कि जो ये डीएनए हैं इसमें क्या होगा, प्रोटीन संश्लेषण, इनके लिए एक सूचना स्रोत होता है, अर्थात जो हमारी सूचनाएं हैं वे डीएनए में एकत्र होती हैं। डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है उसे प्रोटीन का जीन कहते हैं, जो प्रोटीन के विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है। अतः जीन लक्षणों को नियंत्रित करता है। आपको समझ में आया होगा कि जो प्रोटीन का जीन्स कहा गया, किसे कहा गया, जो डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना का स्रोत था। तो ये सब क्या कर रहा है, क्या जीन्स के लक्षणों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल कर रहा है। सभी जीवों में आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण एवं संचरण आनुवांशिक इकाइयों द्वारा होता है। मेंडल ने इन्हें कारक कहा तथा जोहानसन ने इसके लिए जीन शब्द का प्रयोग किया था। आपको इससे पहले पूर्व वाले भाग में मैंने बताया था कि मेंडल ने इन्हें कारक कहा था, लेकिन जोहानसन ने इन कारक को ही जीन शब्द का नाम दिया। अब हम आते हैं सबसे पहले गुणसूत्र क्या होते हैं। देखिए, गुणसूत्र का प्रयोग वॉल्डेयर ने 1888 ईस्वी में उन गहरी अभिरंजित क्षण सदस्य रचनाओं के लिए किया था जो केंद्रक में कोशिका विभाजन के समय दिखाई देती हैं। अर्थात जो हमारी केंद्रक होती है, सेल होती है, उसमें कुछ धागेनुमा संरचनाएं दिखाई देती हैं, अभिरंजित अथवा रंगीन। तो जब कोशिका विभाजन होता है उसी समय हमें ये दिखाई देती हैं। तो ये केंद्रक में पाए जाने वाले न्यूक्लियोप्रोटीन जालक के संघनन से बनती हैं। ये जो सदस्य रचनाएं हैं किससे बनती हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन जालक के संघनन से बनते हैं। इन्हें हम गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स कहते हैं, अर्थात रंगीन कार्य, मतलब कि ये रंगीन हमें दिखाई देती हैं। चित्र के माध्यम से अब देखेंगे कि जो ये गुणसूत्र है इसके हमें 1, 2, 3 भाग दिखाई दे रहे हैं। जो पहला भाग है इसमें ये क्या है, ये जो हमें संरचनाएं दिखाई दे रही हैं इसको हम क्रोमोनेमिनेटा कहते हैं। जो ये वाली संरचना है इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। इनके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं जिन्हें हम क्रोमोमियर्स कहते हैं। जो बाहर वाली संरचना है इसे हम पेलिकल कहते हैं, और जहाँ से ये जुड़ता है दूसरा भाग इसका शुरू होता है इसे हम प्राथमिक संकीर्ण
कहते हैं। फिर जहाँ से ये दूसरा तीसरा भाग शुरू होता है इसे द्वितीयक संकीर्ण कहते हैं, और यह भाग हमारा सैटेलाइट करता है, अर्थात जिस तरह से सैटेलाइट कार्य करता है उस तरह से ये कार्य करता है। ये किस समय की है? जो हमारा केंद्रक था, जब उसमें क्या हो रहा था, कोशिका विभाजन अर्थात मेटाफेज की स्थिति थी, उस समय इसकी संरचना इस प्रकार से दिखाई देती है। अब आता है गुणसूत्र के कार्य। इसके दो कार्य होते हैं, आनुवांशिकी में भूमिका, दूसरी जनक की इकाई। आनुवांशिकी का अर्थ है आपके जो माता पिता के गुण जो बच्चों में आते हैं उनको स्थानांतरण करने में ये अहम भूमिका निभाता है। जनक की इकाई अर्थात इसमें जब डिवीज़न होता है, जो पेरेंट्स के गुण हैं उसमें किस प्रकार से उन लक्षणों को हम स्थानांतरित करते हैं। अब आता है गुणसूत्र के प्रकार। इसमें जो गुणसूत्र है वह दो प्रकार के होते हैं, ऑटोसोम्स और हेटेरोसोम्स। अब ऑटोसोम्स क्या होता है? जो गुणसूत्र लिंग लक्षणों को छोड़कर जीन के अन्य लक्षणों का निर्धारण करते हैं, ऑटोसोम्स गुणसूत्र कहलाते हैं। बच्चों ध्यान से सुनना, गुणसूत्र लिंग लक्षणों को छोड़कर, यहाँ पर क्या है, लिंग लक्षण नहीं आ रहे हैं, बाकी अन्य लक्षणों का निर्धारण कर रहे हैं, उन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं। ये नर तथा मादा दोनों प्रकार के जीवों में समान पाए जाते हैं, चाहे जीव हो चाहे जंतु हो, दोनों में समान पाए जाते हैं। अब आता है हेटेरोसोम्स, जो गुणसूत्र लिंग निर्धारण करते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है, हेटेरोसोम्स क्या कार्य कर रहा है? जो गुणसूत्र लिंग निर्धारण करते हैं वह हेटेरोसोम्स गुणसूत्र कहलाते हैं। ये नर और मादा में अलग अलग होते हैं। देखिए ऑटोसोम्स में एक थे, लेकिन यहाँ पर अलग अलग होते हैं। ये प्राय एक्स और वाई गुणसूत्र कहलाते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण एक्स वाई गुणसूत्र द्वारा होता है। मनुष्य में 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं पहले वाले, और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है जो हेटेरोसोम्स कहलाता है। अब आता है बच्चों, देखिए मानव में लिंग का निर्धारण किस प्रकार होता है। देखिए मानव में 22 जोड़े गुणसूत्र समान होते हैं जिन्हें हमने ऑटोसोम्स कहा, लेकिन जो 23वां जोड़ा है नर मादा में भिन्न भिन्न होता है, इसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अब लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होगा? पुरुष तथा स्त्री में इन गुणसूत्रों को यह जोड़ा एक दूसरे से भिन्न होता है। कैसा होता है? भिन्न मतलब अलग अलग होता है। पुरुष और स्त्री में इनमें से एक छोटा होता है, दूसरा बड़ा होता है। इस प्रकार यह क्या कहलाने लगा? हेटेरोसोम्स कहलाया। नर व मादा में युग्म जनन के द्वारा युग्मकों अर्थात गैमिट्स का जब निर्माण होता है तो नर के एक्स युग्मक जब मादा के एक्स युग्मक के साथ संलित होते हैं अर्थात जुड़ते हैं तो मादा संतति का निर्माण होता है। और जब नर के वाई युग्मक अर्थात वाई गैमेट्स मादा के एक्स युग्मक अर्थात एक्स गैमेट के साथ संलित होते हैं अर्थात जुड़ते हैं तो नर संतति का निर्माण होता है। इससे आपको क्या पता चला कि मानव में लिंग का निर्धारण निम्न प्रकार से होता है। अब मैं आपको चित्र के माध्यम से समझा रही हूँ। देखिएगा एक्स वाई ये है पुरुष में जनन कोशिका, एक्स एक्स स्त्री में जनन कोशिका। यहाँ पे क्या हो रहा है? अर्धसूत्रीय विभाजन की प्रक्रिया चल रही है, तो ये दोनों गैमेट्स अलग अलग हो जाएंगे एक्स वाई। इसमें एक्स एक्स अलग अलग गैमेट्स हो गए, ये शुक्राणु कहलाते हैं, ये अंडे कहलाते हैं। अब क्या होता है कि ये जो गैमेट्स हैं इनका आपस में क्रॉस होता है। ये जो एक्स है ये स्त्री के एक्स से जुड़ता है तो डबल एक्स हो जाता है। ये वाई गुणसूत्र स्त्री के एक्स से जुड़ता है तो एक्स हो जाता है। यहाँ पर नर का एक्स
और मादा का X जुड़ता है तो XX हो जाता है। यहाँ नर का Y और स्त्री का Y जुड़ता है तो XY हो जाता है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि इसमें मानव में निषेचन के फलस्वरूप अर्थात फर्टिलाइजेशन की क्रिया के फलस्वरूप हमें 50% मादा अर्थात लड़की XX मादा तथा 50% नर संतति होने की संभावना होती है। इस प्रकार लिंग निर्धारण में नर का Y गुणसूत्र या युग्मक गैमेट्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस चित्र के माध्यम से हमें समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है। XX लड़की और XY लड़के का जन्म कब होता है। अब आती है इसके बाद जाति उद्भव कि जाति की उद्भव अर्थात जाति कब बनती है, जाति का विकास कैसे हुआ। जैव विकास प्रक्रिया के दौरान नई जाति की उत्पत्ति होना ही जाति उद्भव कहलाता है। जाति की उत्पत्ति में निम्न कारक सहायक होते हैं। नंबर 1 उत्परिवर्तन, नंबर 2 आनुवंशिक विचलन, नंबर 3 पुनर्मिलन, नंबर 4 संकरण और नंबर 5 पृथक्करण। अब मैं आपको बताती हूं कि उत्परिवर्तन से किस प्रकार से जाति का सर्जन होता है। 1901 में हॉलैंड के जीव वैज्ञानिक हुगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तनवाद को प्रस्तुत किया। उत्परिवर्तनवाद इसे हम अंग्रेजी में म्यूटेशन भी कहते हैं। उन्होंने इवनिंग प्रिमोस के पौधे का अध्ययन किया। तब उन्होंने यह देखा कि पौधों में अकस्मात ही कुछ ऐसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं कि ये मूल पौधों से पूर्णतः भिन्न होते हैं। अकस्मात अचानक कोई वो पौधा था प्रिमोस का, उन्होंने क्या देखा कि अचानक कुछ परिवर्तन से दिखाई देने लगे उन्हें। तो डिवरीज के अनुसार किसी जाति के पौधों में जो अचानक विभिन्नताएं विकसित हो जाती हैं उन्हें म्यूटेशन या उत्परिवर्तनवाद कहते हैं। तो यही उत्परिवर्तन क्या है, नई जाति का निर्माण करता है। ये सभी जीवों में अकस्मात ही उत्पन्न हो जाते हैं, नई जाति का सृजन करते हैं। दूसरी ओर ड्रीवीस का ये भी कहना है कि ये जो विभिन्नताएं हमें दिखाई दे रही हैं, जो अकस्मात परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, दीर्घ होती हैं, जो जीवों में अकस्मात ही उत्पन्न हो जाती हैं। वातावरण के प्रभाव से नहीं, ये वातावरण के प्रभाव से नहीं होती हैं, ये अचानक ही दिखाई देती हैं। किंतु नई जाति बनने के बाद वातावरण केवल उन उत्परिवर्तित जीवों का वर्ण करता है जो अनुकूल होते हैं। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो वातावरण के प्रभाव से नहीं होता, लेकिन जो नई जाति भी वही दिखाई देती है हमें जो अपने आप को वातावरण के अनुकूल बनाने में सहायक होती है। अब आता है जैव विकास क्या है। जो जैव विकास है, सरल संरचना वाले जीवों से आधुनिक जटिल जीवों के क्रमिक विकास को जैव विकास कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो सरल संरचना वाले जीव जंतु थे उनसे जटिल के क्रमिक विकास को जैव विकास कहते हैं। अर्थात यह बहुत धीमी गति से होने वाला क्रमिक परिवर्तन कहलाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्व काल के सरल रचना तथा भिन्न कोटि वाले प्राणियों से आधुनिक जटिल तथा उच्च कोटि के प्राणियों का विकास हुआ। आपने क्या देखा, जो सरल रचना वाले जटिल जीवों का, तो क्या हुआ, जो सरल संरचना और निम्न कोटि के प्राणी थे उन्हीं से ही क्या हुआ, आधुनिक और जटिल तथा उच्च कोटि के प्राणियों का विकास हुआ। तो जैव विकास लगातार चलने वाली वह प्रक्रिया है, परंतु यह इतनी धीमी व लंबी होती है कि प्रकृति में होते हुए भी इसे देख पाना संभव नहीं होता है। और इस प्रक्रिया की सहायता से अध्ययन निम्न प्रमाणों की सहायता से किया जा सकता है जो निम्नलिखित है। नंबर 1 जीवों की तुलनात्मक शरीर रचना, नंबर 2 अवशेषी अंग, नंबर 3
जीवाश्म, नंबर 4 समजात व समवर्ती अंग और नंबर 5 भ्रूणिकी। इसमें जीवों का तुलनात्मक शरीर रचना, कुछ जीव ऐसे होते हैं जब हम उनका अध्ययन करते हैं तो उसके जो शरीर में रचना होती है ना, अलग अलग दिखाई देने लगती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते पहुंचते। तो ये क्या हो गया, यह जैव विकास के कारण होता है। अवशेषीय अंग है, जो पहले मानव थे उसमें देखा था कि कानों पर बाल पाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, और पूंछ पाई जाती थी, लेकिन धीरे धीरे जिसका उपयोग नहीं होता है वह अवशेषीय अंग के रूप में हो गए और वो दिखाई नहीं देते हैं। भ्रूणिकी, यह जब भ्रूण अवस्था होती है उसमें ही कुछ ऐसा प्रक्रिया हो जाती है जिसके द्वारा जैव विकास की क्रिया होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जीवाश्म से कैसे जैव विकास हमें दिखाई देता है। जीव की मृत्यु के बाद उसके शरीर का अपघटन हो जाता है तथा वह समाप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी जीव तथा उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण अपघटन पूरी तरह से संभव नहीं हो पाता। आपने देखा है कि कोई जीव मर जाता है, ऐसे ही पड़े रहते हैं, कुछ का तो अपघटन होता है लेकिन कुछ भाग उसके वहीं पड़े हुए रह जाते हैं। तो उदाहरण बताते हैं हम आपको, यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूखकर कठोर हो जाए तथा कीट के शरीर के छाप सुरक्षित रह जाए तो इस प्रक्रिया से परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। अर्थात क्या हुआ, जब आपने देखा कि जीव मरा, अंदर दब गया, लेकिन कुछ समय बाद खुदाई वगैरह हुई तो हमें दिखाई देता है कि उस भूमि पर वो संरचना जीव की दिखाई देती है, तो वो जीवाश्म हमें कहलाते हैं और उनके जो जीव के प्रकार होते हैं वह परिरक्षित अवशेष दिखाई देते हैं, इसे हम जीवाश्म कहते हैं। अब आता है समजात अंग और समरूप अंग, इसके द्वारा कैसे जैव विकास होता है। अब मैं आपको बताती हूँ समजात अंग, ऐसे अंग जो मूल संरचना, ध्यान से देखिए बच्चों, क्या जिनकी मूल संरचना तथा उद्भव, उद्भव मतलब विकसित होना में समान होते हैं, किंतु अलग अलग कार्यों हेतु अनुकूलित होने के कारण असमान दिखाई देने लगते हैं तथा जिसका विकास भ्रूण के समान भागों में होता है, समजात अंग कहलाते हैं। अर्थात ऐसे अंग जिनकी मूल रचना और उद्भव तो समान होता है लेकिन उनके जो कार्य हैं वो अपने वातावरण के हिसाब से कार्य करने लगते हैं, उन्हें हम समजात अंग कहते हैं। जैसे सील के फिलिपर अर्थात अगली टांग है उसकी तैरने के लिए, पक्षी और चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए, घोड़े की अगली टांगें दौड़ने के लिए, मनुष्य के हाथ वस्तुओं को पकड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। इनको कार्यों में अंतर होते हुए भी इनकी मूल संरचना तथा उत्पत्ति में समानता होती है। अर्थात क्या हुआ कि उनकी जो उत्पत्ति हुई और मूल संरचना है वो एक सी है, लेकिन कार्य करने के कारण क्या हो जाता है, वो समजात अंग कहलाते हैं। अब आता है समरूप अंग, ऐसे अंग जो रचना व उत्पत्ति में भिन्न हो किंतु कार्य तथा बाह्य आकारिकी में समान हो, समरूप अंग कहलाते हैं। क्या है, रचना और उत्पत्ति में तो भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन कार्य उनके समान होते हैं। जैसे कीट, पक्षी व चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं, परंतु ये मूल रचना तथा उत्पत्ति में भिन्न होते हैं। कीटों के पंख काइटिन के बने होते हैं और कंकाल नहीं होता, जबकि चमगादड़ के पंख धड़ के नीचे फैली त्वचा से बने हुए होते हैं। अब आता है विकास के चरण। विकास के चरण किस प्रकार से देखें। सबसे पहले आंख का विकास। सभी जीवों में अनेक जटिल अंग होते हैं। वर्तमान में ये जटिल अंग जिस रूप में दिखाई देते हैं केवल एकमात्र डीएनए के परिवर्तन से ही संभव नहीं हो पाते हैं, अपितु अनेक पीढ़ियों में हुए परिवर्तनों का परिणाम है। आंख ऐसे ही जटिल अंग का उदाहरण है। पहले बहुत छोटी सी आंख, अलग तरह की संरचना, चौड़ी दिखाई देती थी, लेकिन क्या हुआ, बाद में यह
एक जटिल अंग के रूप में विकसित हुए। दूसरा है पर अर्थात फेदर्स का विकास, एक परिवर्तन जो एक गुण के लिए उपयोगी है, कालांतर में अर्थात बाद में किसी अन्य कार्यों के लिए भी उपयोगी हो सकता है। उदाहरण के लिए पर फेदर्स जो समतल ठंडे मौसम के ऊष्मारोधन के लिए विकसित हुए थे। जो पक्षी थे उनके पंख किसके लिए हुए थे कि उन्हें ठंडे मौसम में उन्हें ऊष्मारोधन ठंड से बचाने के लिए विकसित हुए थे, लेकिन कालांतर में अब यह उनके उड़ने के लिए उपयोगी हो गए। अब आता है जैव विकास के संबंध में डार्विन का सिद्धांत क्या है। चार्ल्स डार्विन एक जैव वैज्ञानिक थे जिन्होंने समुद्री यात्राओं के दौरान विभिन्न देशों तथा द्वीपों के जीवों का अध्ययन किया और जीवों के विकास के संबंध में अपने सिद्धांत को प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव नामक पुस्तक में प्रकाशित किया, जो डार्विन के प्रकृतिवाद के नाम से प्रचलित हुए। यह सिद्धांत निम्न तथ्यों को मानकर प्रतिपादित किया गया। नंबर 1, जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर मात्रा होती है। हर जीव यह चाहता है कि हमारी जैसे संतान उत्पन्न हो, अर्थात छोटे जो जीव होते हैं, निम्न जीव होते हैं, अगर उत्पन्न हो तो सारी भूमि जीवों से भर जाएगी, लेकिन कुछ ही उसमें जीव जीवित रह पाते हैं। जीवन संघर्ष, जो जीव उत्पन्न हुए हैं अगर जीवन में संघर्ष कर लेते हैं वही जीवित रह पाते हैं। योग्यतम की उत्तरजीविता, जो जीव संघर्ष करते हैं और अपने कार्य को वातावरण के अनुसार अच्छा बना लेते हैं तो वह योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत कहलाता है। प्राकृतिक वर्ण, आपने देखा जीवन संघर्ष भी हुआ, उनका उत्तरजीविता का भी हुआ, लेकिन प्रकृति वर्ण वो प्राकृतिक में अपने को उसी के अनुकूल बनाने का कार्य करते हैं, तो इसे प्रकृति वर्ण करते हैं। विभिन्नताएं, आपने देखा है कि जीव पीढ़ी दर पीढ़ी उत्पन्न होते हैं तो उसमें विभिन्नताएं आती रहती हैं। नई जातियों की उत्पत्ति, नई जातियों की उत्पत्ति कैसे होती है? कुछ अचानक हो जाती है, कुछ जो जातियां हैं कि हाइब्रिड हो जाता है, इस प्रकार से नई जातियों की उत्पत्ति होती है। इन सारी तथ्यों को आधार मानकर ही डार्विन ने अपने जैव विकास में डार्विन के सिद्धांत को प्राकृतिकवाद वर्ण या डार्विनवाद कहा। अब आता है लेमार्क का उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, अर्थात जैव विकास के प्रचलित सिद्धांतों में सबसे पुराना सिद्धांत है। लेमार्क फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1809 में जैव विकास के बारे में अपने सिद्धांत को फिलोसोफिक ज्यूलॉजिक नामक पुस्तक में प्रकाशित कराया। इस सिद्धांत लेमारवाद के नाम से प्रचलित हुआ। इसमें 4 बातों को ध्यान में रखा: जीवों के आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति, वातावरण का प्रभाव, अंगों का उपयोग और अनुपयोग, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। जीवों का आकार, आपको पता है जीव छोटा होता है, धीरे धीरे वह अपने आकार में वृद्धि कर लेता है। वातावरण का प्रभाव, जो हमारा वातावरण है उसका प्रभाव जीवों पर पड़ता है। अगर वह जीव अपने आप को, अपने शरीर को, अपनी क्रियाओं को वातावरण के अनुकूल बना लेते हैं तो क्या होता है? वातावरण का प्रभाव कहलाता है। अंगों का उपयोग और अनुपयोग, कुछ अंग ऐसे होते हैं जिनका उपयोग होता है लेकिन कुछ अंग उपयोग में नहीं लाते हैं, तो जो अनुपयोग में आते हैं धीरे धीरे वह समाप्त होने लगते हैं। जैसे कि सांप थे, पहले उनके पैर पाए जाते थे, लेकिन झाड़ियों में जाने के लिए उन्हें क्या हुआ? परेशानी होने लगी, तो धीरे धीरे क्या हुआ? जो सांप है रेंगने वाले बन गए। फिर आता है जिराफ का। पहले जिराफ खेतों में चरते थे, घास खाते थे, रेगिस्तान का प्राणी होता ही है, लेकिन जैसे जैसे उसने देखा कि पेड़ ऊंचे होते जा रहे हैं, घास चरने के लिए उसे उठना पड़ता है, तो उसकी गर्दन और आगे की टांगें ऊंची होने लगी। यह अंगों का उपयोग और अनुपयोग हुआ। उपार्जित लक्षणों की वंशागति, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो अपने आप ही उपार्जित हो जाते हैं, उनकी वंशागति आगे तक चलती रहती है। अपने सिद्धांत के समर्थ में लेमार्क का जिराफ का उदाहरण दिया जो अफ्रीका के रेगिस्तानों में मिलता है।
मानव का उद्भव व विकास। मानव के विकास किस प्रकार हुआ? 15 मिलियन वर्ष पूर्व डायोपिथेकस वनमानुष रामापिथेकस उत्पन्न हुए। इनके शरीर पर बाल अधिक, जैसे गोरिल्ला और चिंपैंजी जैसे चलते थे। 3 और 4 मिलियन वर्ष पूर्व अफ्रीका में नर मानव पैदा हुए जो खड़े होकर चलने लगे, सीधे चलने लगे। लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व ऑस्ट्रोपिथेलिन आदि मानव पैदा हुए। ये पूर्वी अफ्रीका में घासों के स्थल में रहते थे। शिकार के लिए पत्थरों व औजारों का प्रयोग करते थे, लेकिन मांस नहीं खाते थे, फलों का सेवन करते थे। इनका मानव प्राणी के रूप में जाना जाता है, जिसे होमो हैबिलस कहा गया। 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व होमो इरेक्टस पैदा हुए। इनका मस्तिष्क बड़ा तथा ये मांस खाते थे। हजारों वर्ष पूर्व निएंडरथल मानव पैदा हुए, जिनका मस्तिष्क भी बड़ा था और पूर्वी व मध्य एशियाई देशों में रहते थे। ये अपने मृतकों को जमीन में गाड़ते थे। होमो सेपियंस मानव अफ्रीका में विकसित हुए और भिन्न महाद्वीपों में फैल गए। इसके बाद भिन्न भिन्न जातियों में विकसित हुए और आधुनिक मानव बना, अर्थात यह गुफाओं में चित्रों की रचना करते थे और कृषि कार्य करने लगे। आपने देखा कि मानव का उद्भव व विकास किस प्रकार से हुआ। आपने देखते जा रहे हैं कि धीरे धीरे आधुनिक मानव का विकास हुआ। गृह कार्य देखिए, आपको बच्चों गृह कार्य करने मनुष्य में कितने जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं? नंबर 2, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार का अंग हैं? वे कौन से कारक हैं जो नई स्पीशीज में उत्पत्ति में सहायक होते हैं? क्वेश्चन 4, लिंग गुणसूत्र से क्या तात्पर्य है? स्त्री तथा पुरुष में किस प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं? समजात और समरूप अंगों को उदाहरण देके समझाइए। जैव विकास क्या है? जैव विकास के संबंध में डार्विन के प्रकृति वर्णन को समझाइए। धन्यवाद बच्चों।